Hello everyone. Hope you all are doing well. And today we are going to learn about a very important basic concept of sociology, that is social group. Okay? Without wasting time, let's start. सोशल ग्रुप को हिंदी में सामाजिक समूह कहा जाता है। चलिए, मैंने आपको कुछ फोटोज के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि जो समूह है उसके क्या उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक फैमिली का पिक्चर है। ठीक है, ये कुछ प्लेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जब कुछ प्लेयर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, एक खेल समूह का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो फोटोज है इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारे मित्र हैं जो बहुत ही खुश दिख रहे हैं और ये एक सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, यादें क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट जो फोटोग्राफ है इसमें आपको क्या दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है कि कई सारे व्यक्ति जो हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं। सभी बहुत ही सीरियस लग रहे हैं, मतलब बहुत ही गहन मुद्रा में नज़र आ रहे हैं। और इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सो मे बी ये कोई स्टडी ग्रुप हो सकता है ना। तो इस तरह से अभी आप ये जानिए कि ये जो परिवार है, खेल समूह है, मित्र मंडली है, ये सभी क्या हैं, समूह के उदाहरण हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसमें ऐसा नया क्या है। मुझे तो पहले से ही पता है कि ये सभी, ये फैमिली है ना, ये खेल समूह है, ये दोस्तों का ग्रुप है और ये कोई स्टडी ग्रुप लग रहा है। तो यदि मैं ये कहूँ कि इस टॉपिक के विषय में आप पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं तो गलत है। आप जानते हैं, किंतु आज आपको जो इस टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी उससे आपका जो पूर्व ज्ञान है वो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। आज आप सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जान पाएंगे कि व्हाट इज सोशल ग्रुप, या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने में सक्षम हो पाएंगे कि सामाजिक समूह क्या होता है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इन उदाहरणों को याद रखिएगा बच्चों, है ना, कि जो परिवार है, खेल समूह है, मित्र मंडली है, अध्ययन समूह है, या यूँ कह लें कि आजकल ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे ग्रुप क्रिएट करते हैं खूब सारे, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया ना, फेसबुक ग्रुप हो गया, तो इन सब को भी हम सामाजिक समूह की संज्ञा दे सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या जानेंगे, आप जानेंगे कि समूह के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अति आवश्यक हैं, उनके बिना हम ग्रुप का निर्माण नहीं कर सकते, उनके अभाव में कोई ग्रुप या कोई समूह निर्मित नहीं हो सकता है। तो उसमें पहली जो सबसे महत्वपूर्ण दशा है वो क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। मतलब यदि मैं कहूँ कि क्या कोई अकेला व्यक्ति किसी ग्रुप को क्रिएट कर सकता है, या किसी हम कह ये हो सकता है कि कोई अकेला व्यक्ति ये कहे कि मुझे किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अकेले ही ग्रुप बना लूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है किसी के मन में ये प्रश्न आ जाए कि नहीं मैम, व्हाट्सएप का ग्रुप तो मैंने बनाया था और अकेले ही बनाया था। बट बच्चे, बिल्कुल
आपने बनाया था इसीलिए आप एडमिन हैं, बट आपने उसमें कई और लोगों को जोड़ा भी, है ना। तो इसको भी याद ध्यान में रखना। यदि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो मैंने आपको ये बात यहीं पे बता दी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे तब एक दशा पूरी होगी समूह के निर्माण की, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी जो विशेषता है या दूसरी जो आवश्यक दशा है वो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया की बारंबारता। अंतःक्रिया का मतलब समझ रहे होंगे आप, इंटरैक्शन, ठीक है। इंटरैक्शन मतलब अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना। तो अभी जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में कुछ फोटोज दिखाई थी, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों विशेषताएं आपको उसमें नजर आ रही होंगी। जैसे दो से अधिक व्यक्ति हैं, फिर सामाजिक अंतःक्रिया की बारंबारता। यदि फैमिली है तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं हम उनसे बहुत फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज बात की फिर हम कई सालों बाद बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और ऐसा ही फ्रेंड ग्रुप के साथ होता है। चलिए, उसके बाद इसीलिए इसकी जो नेक्स्ट जो आवश्यक दशा है वो देखिए यही है, सामान्यतः स्थायी प्रकृति। मतलब ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, प्रकृति हो गया है इसमें, या ये वाला बात ये हटा दीजिए, ठीक है। ये पाई नहीं लगेगी, प्रकृति। तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? सामान्यतः स्थायी है। मतलब जाहिर सी बात है, जब जो अंतःक्रिया है आप बारंबार करेंगे तो कोई भी ग्रुप है वो सस्टेन करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बातें चलती रहनी चाहिए, तभी क्या होता है, हमारे जो अपने लोग हैं वो हमसे जुड़कर रहते हैं, वरना क्या होता है, ग्रुप टूटने लगता है, ठीक है। फिर परस्पर जागरूकता, इसको अच्छे से समझिएगा कि इसका तात्पर्य क्या है। परस्पर जागरूकता का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे सदस्य के प्रति हम जागरूक हों कि वह हमारे ही ग्रुप का सदस्य है। इसके साथ साथ समाज में कई सारे समूह एक साथ पाए जाते हैं, तो जो अन्य समूह हैं उनके सदस्यों में भी यह भावना या यह चेतना होनी चाहिए कि आप उस विशेष समूह के सदस्य हैं, ठीक है। शायद अभी आपको ये अच्छे से नहीं समझ आया होगा, मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तब आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद आप अपने कुछ फ्रेंड्स ग्रुप बना लेते हैं, 3-4 लोग जिनको लगता है कि उनके विचारधारा एक जैसी है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स का ये एक ग्रुप है, इसका हमने नाम रख दिया ए, और आप इस ग्रुप के सदस्य हैं। मतलब इन चारों में एक आप भी हैं और 3 आपके कोई और फ्रेंड्स हैं। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए। इसके अलावा भी जो जिस क्लास में आप हैं वहाँ पर 5 बच्चों के, 6 बच्चों के या अन्य 4 और बच्चों के कुछ अलग अलग ग्रुप भी होंगे, तो इनको भी हम एक काल्पनिक नाम दे देते हैं। जैसे इसको ए दिया, बी, सी और डी। तो अब क्या हो, ये जो 4 सदस्य हैं इनको ये पता हो कि हमारे ग्रुप में कौन कौन से 4 लोग हैं, तो इसको क्या कहेंगे, समूह के अंदर पारस्परिक जागरूकता। इसके साथ साथ आपको भी पता हो कि हम इसी ग्रुप के सदस्य हैं जो ए ग्रुप है। इसी तरह से ये जो 5 सदस्य हैं इनको अपने ग्रुप के सदस्यों के बारे में और स्वयं के बारे में पता होगा कि वो किस ग्रुप के सदस्य हैं। अब देखिए, ये बात यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप बी है ना, इसको ये ज़रूर मान लीजिए यहाँ पर 10 लोग हैं, तो किसी ग्रुप में 10 तो है नहीं, तो मान लीजिए 4 लोग जो थे वो इस ग्रुप के थे
और 6 लोग इस ग्रुप के थे, ठीक है। तो ये जो बी ग्रुप वाला है उसके तो यहाँ पे एक भी सदस्य नहीं है। अब इसको बुराई करनी है इस वाले ग्रुप से। बुराई मतलब बुराई तो समझते ही होंगे, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी किसी दूसरे ग्रुप की, इसको बुराई करनी है इस वाले ग्रुप से। तो अब ये क्या करेगा, पहले तो देखेगा कि मान लीजिए इस ग्रुप के सदस्य की बुराई करनी है, तो पहले क्या देखेगा कि देख लो भैया कहीं वो वाले ग्रुप का कोई मेंबर तो नहीं है यहाँ पे खड़ा। तो मतलब इनको भी पता है कि इस ग्रुप के कौन कौन सदस्य हैं, यही समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए 10 लोग अगर कहीं पे खड़े हैं तो ये सब आपस में जानते होंगे कि इन 10 में से कौन सा व्यक्ति किस ग्रुप का सदस्य है, ठीक है। तो यही है पारस्परिक जागरूकता या परस्पर जागरूकता। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो कोई भी व्यक्ति आपस में क्यों जुड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इसको हम सिर्फ जो मित्र समूह है उसके माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अवश्य ही आप किसी ना किसी मित्र मंडली के सदस्य होंगे ही। तो जो मित्र समूह होता है या जो मित्र मंडली होता है उसमें देखिए क्या ये विशेषताएं हैं। पहले एक सामान्य लक्ष्य, मतलब कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य तो समान होता है, आपकी विचारधारा मैच करती है। मान लीजिए आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपके मन में एक ख्याल था कि मुझे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है, मतलब 60% से अबव मार्क्स गेन करने हैं। अब क्या हुआ, अब आपने नज़रें घुमाना चालू किया कि मुझे किस ग्रुप का सदस्य बनना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते हैं, उनका कुछ और उद्देश्य है ना, उनको किसी और प्रोफेशन में जाना है। मान लीजिए उनको लग रहा है कि उनको डांसिंग में जाना है, तो वो अब क्लास में कैसे बच्चों को देख रहे होंगे जो थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज़ में आगे होंगे, और आप उन स्टूडेंट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे जो स्टडीज़ में अच्छे हैं, बिकॉज आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, अच्छे नंबरों से पास होना, फर्स्ट डिवीज़न में पास होना। तो आप ऐसे वाले ग्रुप में जाना चाहोगे। बात समझ में आई। सामान्य लक्ष्य, फिर क्या है, सहयोग की भावना। ये जिसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ रहा है मैं पहले उसको बता रही हूँ, ठीक है। सहयोग की भावना, जाहिर सी बात है जब लक्ष्य एक है तो हम आपस में सहयोग की भावना भी रखते हैं। मान लीजिए आपका ये जो ग्रुप है इसमें कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ABCD, ठीक है। आपके क्लास में कुछ पढ़ाया गया, ए को समझ में आ गया 50%, बी को 30% ही आया, ठीक है, और सबको वही अप्रॉक्स 55 समथिंग ऐसी इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप लोग आपस में डिस्कशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, बी वाला क्या कहेगा, भाई हमको तो समझ में नहीं आया। तो आप लोग कहेंगे अरे क्यों चिंता करते हैं, मैं तो हूँ ना, मैं बताऊंगी आपको, मैं समझा दूंगी। तो इससे क्या हुआ, क्या प्रदर्शित हुई, कौन सी भावना, सहयोग की भावना। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है एक है, और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, जब सहयोग की भावना होगी। क्यों, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हो सकता है वो बी वाले को कम समझ में आया, आपको ज़्यादा आ गया, और कल कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर बी की कमांड ज़्यादा हो, आपको कम समझ में आए, तब क्या होगा, बी आपको समझा देगा। समझ गए। तो इसलिए जो ग्रुप होता है उसका जो लक्ष्य है वो समान होता है, उसमें सहयोग की भावना होती है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया और आप बहुत अच्छे से इस बात को समझने में सक्षम हो गए होंगे कि क्यों 2 व्यक्ति, क्योंकि समाज ही सामाजिक संबंधों का जाल है। जब और समूह कहाँ होते हैं, समाज में ही होते हैं। तो इसीलिए जो समूह है उसके लिए 2 से अधिक व्यक्ति। अब देखिए व्यवहार के निर्धारित नियम, व्यवहार के कुछ नियम निर्धारित होते हैं समाज में, हम अपने अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
कुछ नियम बनाए गए हैं, चाहे वो औपचारिक नियम हो चाहे वो अनौपचारिक नियम हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे परिवार, ठीक है, मैंने बताया कि परिवार क्या है, परिवार भी एक सामाजिक समूह है। तो परिवार में जैसे मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता से हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या अपने भाई बहन से भी उसी तरह व्यवहार करते हैं? नहीं। और जिस तरह से भाई बहन से व्यवहार करते हैं उस तरह से माता पिता से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो सम्मान का होता है, और भाई बहन हमारे समकक्ष रहते हैं अगर ज़्यादा एज गैप ना हो तो, ठीक है। तो भाई बहनों से हमारा रिश्ता अलग होता है, हमारे जो उनके साथ व्यवहार करने के जो नियम हैं वो अलग हैं। इसी तरह से प्रत्येक ग्रुप में होता है। मित्र समूह में भी यदि हम हैं तो कुछ नियम है व्यवहार करने के। वहाँ जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से आप अपने टीचर के साथ व्यवहार करते हैं, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ वैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, वहाँ पे कुछ अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि लेस्टर वार्ड जो हैं, इन्होंने समूह को 2 प्रकारों में विभक्त किया है। लेस्टर वार्ड ने सामाजिक समूह के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहले को इन्होंने नाम दिया है ऐच्छिक समूह, और दूसरे को ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अनिवार्य समूह। अच्छा, ऊपर वाली स्लाइड में बच्चों एक छूट गया है एक विशेषता, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। इसको आप फिर यहीं से समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया मित्र समूह, तो आपकी इच्छा थी कि इन्हीं 4 वाले लोगों में अपने आप को भी कहीं ना कहीं शामिल कर लेना। क्यों? क्योंकि ये कौन से वाले पढ़ाकू वाले बच्चे हैं ना, तो आपको भी अच्छे नंबर लाने थे, इसलिए तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक है और आप अपनी इच्छा से इसके सदस्य बने हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता अनैच्छिक होती है, मतलब वो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि परिवार, आप किस परिवार के सदस्य बनेंगे यह आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए अब फिर से लेस्टर वार्ड पे आ जाते हैं। तो इन्होंने सामाजिक समूह के 2 प्रकार बताए, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। अनिवार्य मतलब जो आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो ऐच्छिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि स्वेच्छा से सदस्यता ग्रहण करना। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि स्वेच्छा से जो हम सदस्यता ग्रहण करते हैं उस समूह को हम ऐच्छिक समूह कहते हैं, जैसे कि मित्र समूह। और जब जब हम किसी ग्रुप में अपनी इच्छा से सदस्यता ग्रहण करते हैं तो हम स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे ग्रुप को तो चुन लिया जो स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि बहुत लेबोरियस हैं, बहुत स्टूडियस हैं, बट बाद में क्या हुआ, बाद में वो अपने जो आपका उनका जो लक्ष्य था उससे वो डाइवर्ट हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उस ग्रुप को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इन लोगों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे लक्ष्य प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधा बन जाएं, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी सदस्यता को त्याग देंगे। अनिवार्य समूह, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनकी सदस्यता आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, वो अनिवार्य हैं, आप तो उसके सदस्य होंगे ही होंगे। प्रत्येक व्यक्ति उन समूहों का सदस्य होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी परिवार का सदस्य ना हो। तो इसमें परिवार, इसका जो उदाहरण है वो क्या है? परिवार है। जातीय समूह है, जाति समूह, अगर इंडिया की बात करें तो भारत में कई सारी जातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति से संबंध अवश्य रखता है। तो जिसकी सदस्यता हम इच्छा से ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो उसकी सदस्यता को हम अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये जो परिवार है और जो जाति व्यवस्था है, इसकी जो सदस्यता है वो जीवन पर्यंत के लिए हमें मिलती है। चलिए दूसरा देखिए,
दूसरे विद्वान हैं समनर। इन्होंने सामाजिक समूह को दो प्रकारों में विभक्त किया है। पहला है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता की दृष्टि से भी, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि समनर ने सामाजिक समूहों को दो भागों में या दो सामाजिक समूह के दो प्रकार बताए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। इंग्लिश में इन ग्रुप और ये वाला आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप, IN, इन ग्रुप। ठीक है, और ये वाला आउट ग्रुप। अब इसकी विशेषता देखिए, जो अंतः समूह है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला तो है अंतः समूह वह समूह होता है हम स्वयं जिसके सदस्य हैं। ठीक है, हम जिसके स्वयं सदस्य होते हैं वह समूह हमारे लिए अंतः समूह है, और हम जिस समूह के सदस्य नहीं हैं वह हमारे लिए बाह्य समूह है। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप A है जिसमें 4 लोग हैं, और ये ग्रुप B है जिसमें भी, चलो जिसमें भी नहीं, जिसमें 5 लोग हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो A है ये हमारे लिए अंतः समूह है, और ये जो B है इसमें ये जो 5 लोग हैं ये उनका अंतः समूह है। मतलब जो हमारा बाह्य समूह है वो किसी न किसी का अंतः समूह अवश्य होगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि जो बाह्य समूह है हम उसके सदस्य नहीं होते हैं, और अंतः समूह के हम सदस्य होते हैं। अंतः समूह में जो भी सदस्य हैं उनके बीच में हम की भावना पाई जाती है, मतलब वी फीलिंग्स की, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं वाला, है ना। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि मान लीजिए किसी को सहयोग की भावना वाला जो था, तो ये वही है ना। तो इसमें हम की भावना पाई जाएगी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उससे आपको हम की भावना नहीं बल्कि आप सहानुभूति की भावना उसके साथ कहीं ना कहीं रखते हैं। इस अंतः समूह को वी ग्रुप भी कहा जाता है, और जो बाह्य समूह है उसे क्या कहते हैं, दे ग्रुप है। तो ये वाला जो बाह्य समूह है कभी कभी वो हमारा प्रतिद्वंदी भी होता है। मान लो ये भी ग्रुप चाहता है कि हम फर्स्ट डिवीज़न आए, टॉप करें, इस ग्रुप के भी सभी सदस्य चाहते हैं कि हम टॉप करें, लेकिन आपस में ये सभी फ्रेंड्स हैं और ये सभी फ्रेंड्स हैं। तो अब ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, क्योंकि इनको इनसे आगे निकलना है और इनको इनसे आगे निकलना है। ठीक है, परस्पर प्रेम और सहयोग, जो अंतः समूह है उसमें उसके जो सदस्य हैं उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना पाई जाएगी, जैसे कि परिवार और मित्र समूह, है ना, ये समझ गए होंगे आप। अब जो बाह्य समूह है वो, तो इसका जो उदाहरण है वो हो सकता है कि विभिन्न सांप्रदायिक समूह, जैसे मान लीजिए एक किसी का ये वाला जो है इसका संप्रदाय भी अलग हो और इसका संप्रदाय अलग हो। मान लीजिए ये संप्रदाय A है, या इसको हिंदू मान लीजिए, इसको आप कोई अन्य संप्रदाय का है, ठीक है, ये हिंदू ना होकर किसी अन्य संप्रदाय का है, तो अब क्या होगा, इनमें भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता की भावना होगी, है ना ये। और इसी तरह से दो जातीय समूह के बीच में भी ऐसा ही, जैसा संप्रदाय वाले में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं यह सहानुभूति की भावना हो सकती है और प्रतिद्वंदिता की भावना, प्रतियोगिता की भावना भी हो सकती है। ये सब बातें आपसे छुपी तो है नहीं, आप भी इसी समाज के सदस्य हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समनर ने सामाजिक समूह के दो प्रकार बताए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। अंतः समूह वह समूह है जिसके हम सदस्य हैं। इस समूह के समस्त सदस्यों के मध्य हम की भावना पाई जाएगी। विभिन्न विद्वानों ने इसे वी ग्रुप से का भी नाम देकर संबोधित किया है। अंतः समूह के सभी सदस्यों के मध्य परस्पर प्रेम और सहयोग पाया जाता है। अंतः समूह के जो परिवार है और जो मित्र समूह है यह अंतः समूह का उदाहरण है। फिर दूसरा जो है प्रकार वह है बाह्य समूह। बाह्य समूह वह समूह है
जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं और इस समूह के प्रति हम सहानुभूति, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता की भावना रखते हैं। इसे विद्वानों ने दे ग्रुप कहा है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि विभिन्न सांप्रदायिक समूह, विभिन्न जातीय समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरोकिन ने भी जो सामाजिक समूह हैं इनको इसके दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह। इन्होंने देखिए एकल बंधन समूह को पुनः दो भागों में विभाजित किया है। पहला है जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। ठीक है, एकल बंधन समूह मतलब कोई भी ऐसा समूह जिसके सदस्य किसी एक आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब आधार जो होगा वो कोई एक होगा, किसी एक आधार पर जुड़े रहेंगे। और बहुबंधन वाले क्या हैं? मल्टीपल आधार, मतलब बहु आधार, कई सारे आधार होंगे जिनके माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अब इसको समझ गए होंगे कि इन्होंने बताया कि एक आधार जिससे जुड़े रहते हैं उसको फिर इन्होंने दो प्रकार में बांटा, एक जैव सामाजिक और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। तो जैव सामाजिक में इन्होंने बताया कि जैसे जब कोई ऐसा समूह जिसका निर्माण किसी जैविक विशेषता के आधार पर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल बंधन समूह, और उसमें भी जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह। अब जैसे कि कोई प्रजाति के आधार पर समूह बनाए या आयु के आधार पर समूह बनाए, है ना, तो या लैंगिकता के आधार पर कोई समूह का निर्माण किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एकल बंधन समूह। क्यों? क्योंकि ये किसी एक आधार पर, या तो प्रजाति के आधार पर, या तो आयु के आधार पर, या तो लैंगिकता के आधार पर, या कोई भी जैविक विशेषता के आधार पर क्या होगा, या रंग के आधार पर जब कोई ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एकल बंधन समूह। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, फिर बहुबंधन समूह, जैसा कि मैंने बताया कि एकल बंधन जो समूह है उसमें एक आधार पर ही समूह के समस्त सदस्य आपस में जुड़े हुए हैं। और बहुबंधन समूह में क्या होगा? जस्ट एकल बंधन के विपरीत, वहां पर एक आधार था, यहाँ पर कई आधार हो सकते हैं। इसको भी एक उदाहरण से देखिए, जैसे कि परिवार एक समूह है और सोरोकिन के अनुसार ये कौन सा समूह होगा? ये बहुबंधन समूह है। कैसे? क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो सिर्फ एक आधार पर नहीं बल्कि कई आधारों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि मैं कहूँ पति और पत्नी, ठीक है, पति पत्नी मतलब हस्बैंड और वाइफ, ये किस आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं? विवाह के आधार पर, मतलब वैवाहिक आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। इसी तरह से जो भाई बहन हैं, मतलब जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं, ये किस आधार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? इनके मध्य में कौन सा बंधन पाया जाता है? रक्त संबंधी बंधन, जिसको हम और क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लड रिलेशन। ठीक है, इनके बीच में ब्लड रिलेशन पाया जाता है। अब देखिए दो आधार हो गए ना, एक वैवाहिक आधार है और दूसरा रक्त संबंधी आधार, और ये दोनों आधार ही एक ही ग्रुप में पाए जा रहे हैं जो कि क्या है? परिवार। तो इसीलिए सोरोकिन कहते हैं कि जो ग्रुप हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो या तो किसी एक आधार पर बनाए गए हों, या तो किस आधार पर बनाए गए हों, या तो दूसरे बहु आधार मतलब कई आधारों पर बनाए गए हों।
अच्छा, इनका देखिए एक ये वाला रह गया, ये भी समझ लीजिए। एकल बंधन समूह में जैव वाला आप समझ गए कि जब जैव किसी एक जैविकीय विशेषता को आधार बनाकर जब ग्रुप का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एकल बंधन समूह। और जब किसी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एक कार्यात्मक समूह। जैसे किसी क्लब का गठन कर दिया जाए, कोई कल्चरल क्लब है जैसे, है ना, सांस्कृतिक, तो कोई जैसे मान लीजिए लखनऊ है, ठीक है, तो लखनऊ में किसी दूसरे स्टेट के लोग भी रहते हैं, मान लीजिए कोई जॉब के पर्पज से रह रहा है, तो वो लोग मिलकर क्या करें, अपना एक कल्चरल क्लब बना लें, है ना, अपने स्टेट से रिलेटेड एक जैसे कोई उत्तराखंड का है तो वो उससे रिलेटेड अपने कल्चर से रिलेटेड कोई क्लब बना ले, या कोई हेल्थ क्लब बना ले, है ना, तो ये सब क्या किस में आ जाएगा, क्योंकि इनका आधार एक है और वो आधार क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। इसीलिए सोरोकिन इसको भी क्या कहते हैं, एकल बंधन समूह। तो समझ गए होंगे आप कि सोरोकिन ने, क्विक रिवीजन करते हैं फिर से, सोरोकिन ने समूह को दो भागों में विभाजित किया है, या इनके अनुसार सामाजिक समूह के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला एकल बंधन समूह, दूसरा बहुबंधन समूह। एकल बंधन समूह वह समूह है जिसके सदस्य एक आधार पर ही आपस में जुड़े रहते हैं। वो आधार जैविक विशेषताओं में से कोई एक विशेषता हो सकती है, या सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर कोई एक विशेषता हो सकती है। बहुबंधन समूह में क्या है, ऐसा समूह जिसके सदस्य न सिर्फ एक आधार पर बल्कि कई आधारों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो सामाजिक समूह हैं, इनसे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक समूह की अवधारणा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको द्वितीयक समूह के बारे में भी बताऊंगी, पहले लिख लूँ वरना भूल जाऊंगी। ठीक है, द्वितीयक समूह भी अभी आपको बताऊंगी साथ में। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा को C.H. कूले, ये बच्चों ये कूल नहीं है, ये कूले है, ठीक है, C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बताया, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी, प्राथमिक समूह के अवधारणा के विषय में सर्वप्रथम बताया था। प्राथमिक समूह, इसको इंग्लिश में प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, C.H. कूले ने प्राइमरी ग्रुप को किस तरह से परिभाषित किया है देख लेते हैं। प्राथमिक समूहों से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से इस अर्थ में कि ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि C.H. कूले ने प्राथमिक समूह को किस तरह से परिभाषित किया है। अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब वो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपकी सेमेस्टर परीक्षा हो, या एनुअल परीक्षा कोई हो, है ना, तो जो प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं ये कौन से हैं, परिवार है, पड़ोस है, क्रीड़ा समूह, क्रीड़ा मतलब खेल समूह, जिन कुछ लोगों का ग्रुप है जो साथ में मिलकर कोई खेल खेलते हैं। अभी जैसे वो फोटो में आपने देखा था ना, फर्स्ट स्लाइड में एक प्लेयर्स की टीम थी वो। ठीक है, चलिए देखिए प्राथमिक समूह की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक समूह कौन सा समूह होता है, जिनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हो, आमने सामने का संबंध हो। तो यदि कोई ऐसा ग्रुप है जिसके सदस्यों की संख्या हो 1000, तो क्या सभी व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध हो सकता है? आप बताइए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल है
है ना। लेकिन यदि मैं कहूँ कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसके सदस्य 4 हैं या तो 5 हैं या 10 तक रख लीजिए, तो इनमें क्या होगा, ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होगा। क्यों? क्योंकि 4 लोगों से फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना इजी होता है, और क्योंकि ग्रुप की तो ये आवश्यक दशा है कि जो कम्युनिकेशन है, जो अंतःक्रिया है परस्पर, वह कंटिन्यूटी में, निरंतरता में होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्राथमिक समूह है उसका आकार कैसा होगा, लघु। लघु मतलब छोटा होगा, मतलब उसके सदस्यों की जो संख्या है वो कैसी होगी, कम होगी। फिर अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता। एक होता है औपचारिक संबंध और दूसरा होता है अनौपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम बहुत फॉर्मल बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने कॉलेज जाते हैं तो हम अपनी टीचर के साथ जो बिहेव करते हैं वो बहुत औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। मतलब फॉर्मल मतलब एक निश्चित पैटर्न है। जैसे कि अगर हमारी टीचर हमें मिली तो हम गुड मॉर्निंग विश करेंगे, यदि नहीं किया तो अपने में ही ग्लानि का एहसास हमें होता है कि अरे मैम थी और मैम के सामने मैं गई लेकिन मैंने मॉर्निंग विश नहीं किया, ठीक है। और इसी तरह से अनौपचारिक संबंध, जैसे हमारी फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम फ्रेंड्स के साथ जो बिहेव करते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हर रोज़ उसको गुड मॉर्निंग विश करना ही ज़रूरी है। या यदि मान लीजिए हमारी मैम ने हमें डांटा, तो क्या हम पलट के कुछ कह सकते हैं उन्हें? नहीं, है ना, नहीं कह सकते। लेकिन यदि हमारी फ्रेंड ने हमें कुछ गुस्से में बोल दिया तो हम क्या कहेंगे? अगर गुस्से में उसने एक बात बोल दी तो हम 4 बातें बोल देंगे, ये 4 तो छोड़ो, हम 10 बातें बोल के उसको सुना देंगे। तो ये है अनौपचारिक, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पर आप ज़्यादा अपने विचारों को सहजता के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सर्वव्यापकता। समूह जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ भी एक से ज़्यादा व्यक्ति हुए वहाँ समूह बन गया, ठीक है। अगर उनमें परस्पर वही जो पूर्व निर्धारित दशाएं हैं अगर वो सभी फॉलो हो रही हैं तो वो मान लीजिए ग्रुप बन गया, ठीक है। इसके बाद सामाजिकरण के अभिकरण। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हमारे समाज के नियमों को सीखते हैं कि हमें हमारे पर्टिकुलर जिस समाज के हम सदस्य हैं वहाँ पर हमें किस तरह से व्यवहार करना है। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा सोशलाइजेशन करते हैं, हमें तैयार करते हैं कि हमें किस तरह से समाज में रहना है। जैसे कि परिवार है ना। तो परिवार क्या करता है? परिवार हमारा सोशलाइजेशन करता है। सामान्य लक्ष्य, अब जैसे मैंने आपको उधर समझाया था इससे पहले वाली स्लाइड में, है ना, सेम वही वाली बात यहाँ पर भी लागू होगी कि जो सामान्य लक्ष्य हैं, जैसे परिवार की ही अगर हम बात कर लें तो परिवार के सामान्य लक्ष्य होते हैं जैसे कि हमारा परिवार प्रगति करे, हमारे मतलब एक होता है कि स्वार्थ वाले लक्ष्य कि सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, एक होता है नहीं हम सब आगे बढ़ें, तो ये सामान्य लक्ष्य, ठीक है। तुलनात्मक स्थिरता, ये भी आप समझते हैं कि जो समूह है उसकी जो प्रकृति है वो स्थायी है। तुलनात्मक स्थिरता मतलब जो द्वितीयक समूह, अच्छा द्वितीयक समूह भी बताना है, ठीक है। जो द्वितीयक समूह है, आमने सामने के संबंध, अभी आप समझ गए कि घनिष्ठ संबंध है, आमने सामने के हैं, लघु आकार समझ गए। चलिए जल्दी से द्वितीयक संबंध समझ लेते हैं। द्वितीयक समूह कौन सा होगा? द्वितीयक समूह वो होगा क्योंकि हम समाज के सदस्य हैं और हम समाज में चाहते या ना चाहते हुए कई समूहों के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो जिन समूहों में जो अभी मैंने आपको विशेषताएं बताई, इन्हीं विशेषताओं का अगर आप अपोजिट कर लेंगे तो वो द्वितीयक समूह हो जाएगा। जैसे लघु आकार था तो आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा आकार हो जाएगा। स्थिरता, तुलनात्मक रूप से थोड़ी स्थिरता इसकी कम होगी, अस्थिर होंगे। लक्ष्य स्वार्थपूर्वक होंगे, सबके अपने अपने लक्ष्य होंगे। आमने सामने का संबंध नहीं होगा। संबंध कैसे होंगे? उसमें औपचारिक होंगे, जैसे भी मैंने बताया था टीचर और जैसे यदि मैं कह दूं कोई महाविद्यालय है तो वो उस महाविद्यालय में को अगर हम एज अ ग्रुप देखें तो आप उसके भी सदस्य हैं, ठीक है। तो लेकिन वो आपका द्वितीयक समूह है, ना कि आपका प्राथमिक समूह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है संदर्भ समूह, ये भी इम्पोर्टेंट है। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट हाइमन ने किया था 1942 में। ये भी बहुत, अगर ऑब्जेक्टिव कहीं पूछा जाता है तो बहुत पूछा जाता है। फिर इसके बाद रॉबर्ट मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में इस अवधारणा का प्रयोग किया था, किसका? संदर्भ समूह का। और उन्होंने इसका जो आधार बताया था वो क्या बताया था? तुलनात्मक अभाव। तुलनात्मक अभाव के आधार पर इन्होंने संदर्भ समूह को परिभाषित किया था। इसको कुछ ऐसे समझिए, एक समूह है जो है सदस्यता समूह। कौन सा? सदस्यता समूह। सदस्यता समूह कौन सा समूह होगा? वह समूह होगा जिसके हम सदस्य हैं। दूसरा कौन सा सदस्य होगा? संदर्भ समूह, मतलब हम जिसके सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं उस समूह को हम संदर्भ समूह कहते हैं। मान लीजिए ये एक ग्रुप है और हम इस ग्रुप के सदस्य हैं। इस ग्रुप के जितने भी लोग हैं, अब मान लीजिए हम कॉलेज लेवल पे ही बात कर रहे हैं दोस्तों के ग्रुप की, तो इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 50% के ऊपर नंबर लाना इनके लिए बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है। ठीक है, काफ़ी प्रयासों के बावजूद इनके नंबर 50% से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि पहले तो मैं पढ़ने में ठीक सही था या सही थी, लेकिन जब से इस ग्रुप में आ गई हूँ मेरे नंबर कम हो रहे हैं और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और ये वाला जो ग्रुप है ये हमेशा 85% से अधिक मार्क्स लेके आ रहा है। ठीक है, और ये इंजॉय भी अच्छा करता है। कॉलेज में आप देखेंगे कि सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसके बाद भी इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं चूँकि सदस्य तो इसका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इस वाले ग्रुप का सदस्य बन जाऊँ। तो ये जो ग्रुप है ये आपका कौन सा ग्रुप है? संदर्भ समूह है। अब यहाँ पर आप आप यहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं? अभाव किस चीज़ का? 75% ना लाने का, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करने का। तो इसको क्या बोलते हैं? सापेक्षिक अभाव। ठीक है, सापेक्षिक वंचन। सापेक्षिक वंचन की जो अवधारणा है, सापेक्षिक वंचन की जो फीलिंग है वो हमें प्रेरित करती है संदर्भ समूह की सदस्यता के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका संदर्भ समूह। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अवश्य समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यदि आपको कोई डाउट है। अच्छा, तो एक अलग से मैं आपको, ये समूह आपका ये फिनिश हो चुका है, ये जो टॉपिक था ग्रुप है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक अलग से एक नई बात मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, जो शिक्षण की विधियां हैं उसको हम बेसिकली दो प्रकार में उसको विभक्त कर सकते हैं। पहला है डिडक्टिव मेथड और दूसरा है इंडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड है उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? निगमनात्मक विधि। ठीक है, निगमनात्मक विधि और विधि तकनीकी एज यू विश। और दूसरा जो है वो है इंडक्टिव, मतलब आगमनात्मक विधि। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसमें हम पहले थियरी डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उदाहरण बताते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। और जो आगमन विधि है इसमें क्या करते हैं हम? स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब पहले उदाहरण देकर शुरुआत करेंगे फिर सिद्धांत पर आते हैं। तो आपको अब ये बताना है कि मैंने जो आज का टॉपिक आपको पढ़ाया है वो किस मेथड से पढ़ाया है? डिडक्टिव मेथड से या इंडक्टिव मेथड से? ये वाली जो शिक्षण की विधि है ये पहले ज़्यादा फेमस थी, परंतु आजकल इंडक्टिव मेथड ज़्यादा फेमस है। लेकिन अब आपको बताना है कि मैंने आपको कौन से मेथड से ये पढ़ाया है।
Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you so much. जल्द मिलते हैं किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ।